नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, किस तरह की होती है, किस तरह से काम करती है, इस सब पर बात करेंगे। लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब जानते हैं। डेमोक्रेसी को हम सब कहीं ना कहीं उससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर जुड़े हुए हैं। लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र की अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उनकी बड़ी फेमस सी परिभाषा थी कि जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के ऊपर शासन करती है। लोकतंत्र को जब समझना हो तो हम इस शब्द को तोड़ लेते हैं। लोकतंत्र को दो शब्दों में तोड़ लेते हैं, लोक और तंत्र। जब हम लोक कहते हैं तो इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक सरकार, एक जनता। जब हम तंत्र कहते हैं उसे हम व्यवस्था कहते हैं, यानी कि जनता की व्यवस्था या जनता के द्वारा की गई व्यवस्था। तो लोकतंत्र को जो जनता की सरकार कहा जाता है उसे हम तीन रूपों में देख सकते हैं। नंबर एक, जनता का शासन, जहाँ जनता की सरकार होती है। नंबर दो, प्रतिनिधि शासन। प्रतिनिधि यानी जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और फिर वो प्रतिनिधि जो हैं सरकार बनाते हैं और सरकार शासन करती है। नंबर तीन, सहभागिता शासन। सहभागिता शासन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में अभी तक सहभागिता दिखाई नहीं देती। सहभागिता लोकतंत्र हम उसे कहेंगे जहाँ जनता, एक एक जनता यानी समाज के अंतिम व्यक्ति की हिस्सेदारी जहाँ लोकतंत्र में होगी, हम उसे सहभागी शासन कहेंगे। लेकिन अभी तक जो हमारे पास दिखाई देता है, जो मूर्त रूप में हमारे दिखाई देता है, वो प्रतिनिधि शासन दिखाई देता है। आप जैसे 18 वर्ष के होते हो, वोट डालते हो, वोट डालने के बाद में आप अपना प्रतिनिधि चुनते हो, वही प्रतिनिधि आपकी सरकार बनाता है और सरकार आप पर शासन करती है। दोस्तों, किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो उसमें दो तरह के वर्ग होते हैं, एक शासन करने वाला, एक शासित होने वाला। लोकतंत्र में भी दोनों वर्ग हैं, एक शासन करने वाला जिसे हम सरकार कहते हैं, एक शासित वर्ग जिसे हम नागरिक कहते हैं। ये जो शासन वर्ग है ये निकलता यहीं से है, नागरिक में से ही आता, हमारे बीच में से ही है, चुनते उसे हम ही हैं। हर 18 वर्ष की उम्र के बाद में जब हम वोट डालते हैं, 5 वर्ष के लिए हम अपने ऊपर शासन करने वाले लोगों को चुन लेते हैं। तो लोकतंत्र का मतलब है जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के ऊपर शासन करती है। अब ये जो शासन व्यवस्था है, इसे जब हम राजनीतिक विज्ञान में पढ़ना शुरू करते हैं तो ये दो रूपों में हमें दिखाई देती है, एक एकात्मक, दो संघात्मक। एकात्मक शासन व्यवस्था का मतलब ये है कि जहाँ शासन की पूरी बागडोर एक ही हाथ में हो, जिसे हम केंद्र शासित पर कहते हैं। केंद्र में पावर होती है, वहाँ राज्यों में पावर नहीं होती, उसे हम एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। राज्यों को पावर नहीं दी जाती और वो संपूर्ण ताकत जो है केंद्र में निहित होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था हम जिसे कह रहे हैं, वहाँ राज्यों को अधिक पावर दी जाती है, यानी राज्यों को मिलाकर, कुछ राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया जाता है और उन सबकी आपसी सहमति और समझौते और संधियों के आधार पर वो व्यवस्था बनती है, जिसे संविधान में उल्लेख किया जाता है कि संघ की क्या मतलब, राज्यों की क्या शक्तियाँ होंगी, केंद्र की क्या शक्तियाँ होंगी। यूँ कहिए कि शक्तियों का बंटवारा संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान के माध्यम से किया जाता है, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच में कभी कोई टकराव ना हो। जैसा अक्सर हम अपने यहाँ देखते हैं, कभी पानी को लेकर आंध्र प्रदेश का हमें दिखाई देता है, आजकल पश्चिम बंगाल और केंद्र के बीच में कुछ हल्का सा दिखाई देता है। तो ये सब कैसे इनमें कोई तनाव ना हो, संघ टूटे ना, तो इसलिए हम संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियाँ जो हैं विभाजित होती हैं केंद्र और राज्यों के भी मध्य। संघात्मक भारत भी एक, अब बात आती है कि भारत में जो लोकतंत्र है वो किस तरह का है। तो भारत में एकात्मक और संघात्मक दोनों तरह की व्यवस्थाओं का जिक्र है हमारी संविधान में, कि हमारा देश कुछ चीज़ों में एकात्मक है, कुछ चीज़ों में संघात्मक है। जैसे जब आप नागरिकता की बात करते हैं तब आप भारत के नागरिक कहते हैं, आप राज्यों के नागरिक नहीं कहते। आप ये नहीं कहते मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ, आप कहते हैं मैं भारतीय नागरिक हूँ। जब हम रेल, अब संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि वो भारत का भी नागरिक हो सकता है और राज्य का भी हो सकता है, जो अब से पहले धारा 370 हटने से पहले कश्मीर में हुआ करता था। कश्मीर का भी नागरिक होता था, भारत का भी नागरिक होता था। तो एकात्मक और संघात्मक। अब जो ये लोकतंत्र है, जो ये डेमोक्रेसी है, जो जनता की सरकार है, ये दो रूपों में हमें दिखाई देती है, संसदात्मक शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। जिसे हम संसदात्मक शासन व्यवस्था कह रहे हैं, वहाँ संसद सर्वोच्च होती है, यानी कि आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो संसद में जाते हैं
वह संसद सर्वोच्च होती है। पावर जो शक्ति का केंद्र बिंदु है वो संसद है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति का केंद्र बिंदु जो है वो अध्यक्ष होता है या राष्ट्रपति होता है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था जहाँ संसद सर्वोच्च होती है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जहाँ राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है या अध्यक्ष सर्वोच्च होता है। जब हम देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद में जब हमने शासन व्यवस्था की बात आई कि किस तरह की शासन व्यवस्था हम अपनाएं, तो हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। इसके पीछे एक इतिहास था, क्योंकि भारत लंबे अरसे तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है और उन्होंने जो शासन व्यवस्था हम पे थोपी थी, हमने लगभग वही शासन व्यवस्था हमने अडॉप्ट करना उचित समझा, क्योंकि जिसके तहत हम रहते आ रहे थे। तो हमारे ब्रिटेन में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था है और भारत में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो है वो अमेरिका में है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में जिसे हम संसद सर्वोच्च कह रहे हैं, इस संसद के भी 3 भाग होते हैं। भारत की हम बात करते हैं तो नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा, नंबर 3 राष्ट्रपति। लोकसभा इसे हम निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा इसे हम उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को हम अस्थायी सदन भी कहते हैं, राज्यसभा को हम अस्थायी सदन भी कहते हैं। लोकसभा ताकतवर सदन है, राज्यसभा कम ताकतवर सदन है। लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे कि हम लोकसभा को निम्न कह रहे हैं और राज्यसभा को उच्च कह रहे हैं, जबकि राज्यसभा के पास ताकत कम है, शक्ति कम है। ऐसा क्यों? लोकसभा हर 5 साल के बाद में, 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद में भंग की जा सकती है। उससे पूर्व भी बहुमत ना हो तो सरकारें भंग होती हमने देखी हैं। तो लोकसभा इसलिए निम्न सदन है क्योंकि ये 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद में अपना अस्तित्व खो देती है, फिर दोबारा अस्तित्व में आती है। राज्यसभा कभी पूर्ण रूप से स्थगित नहीं होती, उसके 2/3 सदस्य हमेशा अस्तित्व में बने रहते हैं। इसलिए ये अस्थायी सदन है और इसलिए ये अस्थायी सदन है। जो लोकसभा है, जिसमें आपके द्वारा चुनकर प्रतिनिधि जाते हैं, जिन्हें आप MP कहते हैं, उन्हीं के बीच से उसका अध्यक्ष चुना जाता है, जिसे हम स्पीकर कहते हैं। राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व होता है। अलग अलग राज्य के, कोई छोटा राज्य है, कोई बड़ा राज्य है, उसी हिसाब से इसमें प्रतिनिधित्व होता है। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, वो वहाँ की राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के सदस्यों से भाग देने के बाद में जो आता है, वो भागफल उस सदस्य का एक वोटिंग की संख्या होती है। इस आधार पर राज्यसभा में बड़े राज्यों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा होता है, छोटे राज्यों का प्रतिनिधित्व कम होता है। तीसरा, राष्ट्रपति भी संसद का ही भाग है, क्योंकि संसद, हम अभी बात करेंगे कि ये क्या काम करती है। तो संसद कानून बनाने का काम करती है, तो दोनों सदनों के द्वारा पारित कानूनों को राष्ट्रपति पारित करता है। अब फिर वापस आते हैं सरकार पर या शासन वर्ग पर, जिसे हम सरकार कह रहे हैं। उसके 3 भाग हैं मुख्यतः, एक व्यवस्थापिका, दूसरी कार्यपालिका, तीसरी न्यायपालिका। जो व्यवस्थापिका है ये आपकी संसद है, देश की बात करते हैं तो। व्यवस्थापिका कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करने का काम करती है, न्यायपालिका उन कानूनों को ये देखने का कार्य करते हैं कि कानून जिस रूप में बना था, जिस रूप में उसे लागू होना चाहिए, क्या वह उस रूप में लागू हुआ है। तो ये देखने का काम न्यायपालिका करती है कि कानून सही तरीके से लागू हो पाया या नहीं हो पाया। तो जो लोकतंत्र है, हमने कहीं ये लोकतंत्र जो शासन व्यवस्था है, इसमें जब हम संसदात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो व्यवस्थापिका कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका लागू करने का काम करती है, न्यायपालिका कानूनों को देखना काम करती है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में ये तीनों आपस में जो हैं लिंक रहती हैं, ये पृथक पृथक नहीं काम कर सकती। ये तीनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे में पर प्रतिबंध या एक दूसरे पर नियंत्रण करने का काम करती है। लेकिन जब हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात कहते हैं तो वहाँ ये तीनों पृथक पृथक हमें दिखाई देती हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका, जिसे हम संसद कह रहे हैं, व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका निकलती है। और एक खास बात ये है कि ये कहा जाता है कि सभी मंत्रिमंडल एक नाव में एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूब जाते हैं। उसका भी कारण यही है कि जो कार्यपालिका है ये व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेही है, जिन्हें आप चुनते हो। और अगर कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जिम्मेदार है, अगर यहाँ ये लोग इससे अविश्वास प्रस्ताव इसके खिलाफ ला सकते हैं, ये अगर एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो पूरी सरकार को जाना पड़ता है। तो लोकतंत्र व्यवस्था जो है, इसका एक रूप और भी है जो अक्सर सिद्धांतों में नहीं दिखाई देता।
लोकतंत्र जो बड़ा मन भावुक शब्द लगता है कि जनता की सरकार, मेरे ऊपर शासन करेगी, ये वास्तव में पूंजीवाद से निकला हुआ शब्द है। लोकतंत्र जो है, उदारवादी सरकार जो दिखाई देती है, पूंजीवाद का एक तरह से शब्द है लोकतंत्र में। क्योंकि अभी तक भी जहाँ जहाँ लोकतंत्र है, ये जो सहभागी लोकतंत्र है, ये देखने में नहीं आया। सहभागिता कहीं दिखाई नहीं देती। सहभागिता केवल वोट देने तक दिखाई देती है, या आज सोशल मीडिया पर क्वेश्चन मार्क लगाने तक दिखाई देती है। ये कहीं कुछ देशों में थोड़ा बहुत दिखाई भी देता है, बाकी जगह ये दिखाई नहीं देता सहभागी। अभी भी हम ज़्यादातर जो आश्रित हैं, जो ज़्यादातर हमारे यहाँ लोकतंत्र है, वो प्रतिनिधियात्मक रूप में दिखाई देता है। यानी कि हमारे देश का नागरिक जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है, वो लोकतंत्र में वोट डालता है, अपना प्रतिनिधि चुनता है, वही प्रतिनिधि हमारी सरकार बनाता है। तो जब हम देश की बात करते हैं, तब वो संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है। अब बात आती है प्रदेश की, कि प्रदेश के स्तर पर क्या होता होगा। प्रदेश की व्यवस्था यही है, डेमोक्रेसी का स्वरूप यही है। लेकिन जब हम प्रदेश की बात करते हैं, तब प्रदेश में, जिसे आप संसद कह रहे हैं, वो विधानमंडल हो जाता है। जैसे यहाँ संसद की 2 भाग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे विधानमंडल के 2 भाग हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जो बड़े राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहाँ विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। जो छोटे राज्य हैं, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा वगैरह, उन सब में केवल विधानसभा है। उत्तराखंड विधानसभा है, यूपी विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो जो स्वरूप केंद्र में है, वही स्वरूप प्रदेश में है, और प्रदेश में विधानसभा वही काम करती है कानून बनाने का। यानी कि देश के स्तर पर संसद व्यवस्थापिका है, कानून बनाने का काम करती है, तो प्रदेश के स्तर पर विधानसभा कानून बनाने का काम करती है। देश के स्तर पर कार्यपालिका है, तो वही प्रदेश के स्तर पर भी कार्यपालिका विधानसभा में से निकलती है। जो विधानसभा का सदस्य होगा, वो कार्यपालिका का सदस्य होने वाले को विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। तो इस तौर पर ये कानून बनाने का मुख्य काम करते हैं। अब इस लोकतंत्र में जो इतना ये व्यवस्था हमें दिखाई देती है, ये काम कैसे करती है व्यवहारिक रूप में, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालते हैं। व्यवहारिक रूप में लोकतंत्र जो है, जिसे जनता का शासन कहा जाता है, जनता की सरकार कहा जाता है, व्यवहारिक रूप में वो हमें राजनीतिक दल की सरकार दिखाई देती है। जनता की कम, राजनीतिक दल की ज़्यादा दिखाई देती है। राजनीतिक दल व्यवस्था जो है, ये अलग अलग देशों में है, अलग अलग रूप में हमें दिखाई देती है। जब हम इसकी बात करते हैं, तो ये 3 रूपों में दिखाई देता है राजनीतिक दल भी। एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था, चीन एक ऐसा देश है जहाँ एक दलीय व्यवस्था, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, उसी में चुनाव आपस में होता है, उसी में से सरकारें बनती हैं, पॉलिट ब्यूरो वहाँ उनका देखने का काम करता है। द्विदलीय व्यवस्था, ये ब्रिटेन और अमेरिका में हमें देखने को मिलते हैं। केवल 2 पार्टी सिस्टम वहाँ पर है, 2 ही राजनीतिक दल होंगे, दोनों ही आपस में चुनाव लड़ते हैं, जो जीत जाता है वो सरकार बनाता है, जो हार जाता है वो विपक्ष में बैठता है। बहुदलीय व्यवस्था ये भारत में देखने को मिलती है। भारत में आप बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, आप भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, जिन्हें हम क्षेत्रीय राजनीतिक दल या फिर राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। कांग्रेस और भाजपा राष्ट्रीय राजनीतिक दल हमें दिखाई देते हैं। क्षेत्र के तौर पर बहुत सारी सपा है, बसपा है, और भी तृणमूल कांग्रेस है, बहुत सारी पार्टियां, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां हैं, बहुदलीय व्यवस्था है। तो सवाल ये भी उठता है कि जब आज़ादी के बाद में हम डेमोक्रेसी को अपना रहे थे, तो हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाया, अध्यक्षात्मक को क्यों नहीं अपनाया? सवाल ये भी है कि जब हम आज़ादी के बाद में डेमोक्रेसी को अपना रहे थे, तो राजनीतिक दलीय व्यवस्था को हमने बहुदलीय को क्यों अपनाया, हमने द्विदलीय व्यवस्था को क्यों नहीं अपनाया, जो हमारे जैसे देशों के लिए उपयुक्त था। सवाल और भी हैं। इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं जो है लोकतंत्र की, ये सब जो बातें हम इस समय कर रहे हैं, सारी संविधान में वर्णित है, संविधान में लिखा हुआ है। 2 वर्ग होते हैं, एक शासन वर्ग होता है जिसे हम सरकार कह रहे हैं, एक शासित वर्ग होता है जिसे हम नागरिक कह रहे हैं। आजकल इस पर भी बड़ा जोर है कि नागरिक है कौन, है ना। कुछ मोटी मोटी बातें, नागरिक वो है जो जन्म ले लेता है, नागरिक प्रमाण पत्र ऑटोमेटिक स्वतः आपको मिल जाता है, उसे प्रमाण पत्र लेने की कहीं जरूरत नहीं, जो इस देश में जन्मा है वो यहाँ का नागरिक है।
तो एक शासक वर्ग है, एक शासित वर्ग है। शासक वर्ग में संसदात्मक व्यवस्था भी है, अध्यक्षात्मक भी है। हमने संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया। ये ऊपर जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हमने लिखा है, दुनिया में जितने डेमोक्रेसी हैं आज सब के सब अप्रत्यक्ष रूप में लोकतंत्र दिखाई देता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता की 100% भागीदारी होती है, ऐसा दिखाई नहीं देता। अगर 100% भागीदारी कहीं है तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र ये पहले होता था जब जनपदीय राज्य हुआ करते थे, जनपदीय देश हुआ करते, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, तो उनकी जनसंख्या कम होती थी, तो इसलिए सबकी सहमति, सबकी भागीदारी होती थी। आज सबकी भागीदारी नहीं होती। आज हम जो हैं सीधे सीधे तौर पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में व्यवस्था को अपनाते हैं, और आप सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का चुनाव भी नहीं करते। आप अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वो प्रतिनिधि फिर प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये जनता के हाथ में नहीं होता, ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये आपके प्रतिनिधियों के हाथ में होता है। और ये गणित का आंकड़ा है, सदन में जो गणित का आंकड़ा पूर्ण कर देता है वह प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल बना लेता है। ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने महाराष्ट्र में देखा, भाजपा और शिवसेना दोनों मिलकर चुनाव लड़ती हैं, लेकिन जब सरकार बनाने की बात आती है तो कांग्रेस और शिवसेना सरकार बना लेती है। ये कई अलग अलग राज्यों में इस तरह के फार्मूले में दिखाई देते हैं। तो हमें ये भी समझना होगा जो जनता की सरकार है वो जनता की सरकार है कहाँ। जनता ने जब चुनाव हुआ, जब वोट डाले गए, जब प्रतिनिधि हमने चुने, हमने किस मानसिकता से चुने थे, और वो प्रतिनिधि बाद में गणित के किस खेल से हमें खेलते रहते हैं। चाहते हम किसकी थे, बन किसकी जाती है। ये अक्सर होता है। कभी वाजपेयी जी की सरकार एक मत से गिर जाती है। तो बहुत सारे उदाहरण हैं। तो राजनीतिक विज्ञान में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को जब हम समझते हैं तो हमें दोनों एंगल पर समझना पड़ेगा। सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य इसका क्या है और व्यवहारिक दृष्टिकोण हमारे देश में क्या है, इन दोनों को हमें देखना पड़ेगा। आज इतना ही मित्रों। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आपसे इतना आग्रह जरूर करूँगा कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई त्रुटि या कोई गलतियाँ मेरे द्वारा होती हैं तो उसका भी सुझाव आप मुझे जरूर दें। धन्यवाद।